नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया अब इस दुनिया में नहीं है। 80 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। लंबे वक्त से वो बीमार चल रही थी। तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। बांग्लादेश में इस वक्त नई सरकार के लिए चुनाव चल रहा है। 12 फरवरी को वोटिंग होनी है। उससे पहले जिया के निधन की खबर को उनकी पार्टी बीएनपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जिया का निधन उस समय हुआ है जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि बांग्लादेश में बीएनपी की नई सरकार बनेगी और ये रिश्ते कुछ हद तक सही हो सकते हैं। लेकिन खालिदा जिया का निधन दोनों देशों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस के राष्ट्रपति आवास पर यूक्रेन ने किया ड्रोन हमला। हमले को रूस ने किया नाकाम। पुतिन का सेना को जवाब देने का आदेश। ईरान और इजरायल के बीच जल्द ही शुरू हो सकती है जंग। ट्रंप ने दिया भरोसा। इजरायल ने अगर ईरान पर किया हमला तो अमेरिका देगा साथ। यमन में आमने सामने आए सऊदी अरब और यूएई। यमन के मुकाला पोर्ट पर सऊदी अरब ने बोला हवाई हमला। निशाने पर थे यूएई के हथियार। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया के उन जानवरों को जिनके सेंस का नहीं है तोड़। आधुनिक तकनीक को भी देते हैं मात। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूक्रेन को 15 साल की सुरक्षा गारंटी देने को तैयार अमेरिका। जेलेंस्की ने मांगी थी 50 साल की सुरक्षा गारंटी। रूस से जंग रोकने के लिए सुरक्षा गारंटी है यूक्रेन की सबसे बड़ी शर्त। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने तोशाखाना मामले में मिली सजा को दी हाईकोर्ट में चुनौती। इमरान खान का दावा एफआईआर तक नहीं, लेकिन सुना दी गई सजा। ताइवान की घेराबंदी में जुटा चीन। 3 तरफ से ताइवान को घेरा। ताइवान मामले में चीन के साथ आया रूस। ट्रंप ने दोहराया भारत और पाकिस्तान सीजफायर कराने का दावा। बोले दुनिया में 8 युद्ध रुकवाए लेकिन नहीं मिला क्रेडिट। नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान दिया ये बयान। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया अब इस दुनिया में नहीं है। खालिदा जिया ने ढाका के एवर केयर हॉस्पिटल में सुबह 6 बजे आखिरी सांस ली। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर 3 दिन के राष्ट्रीय शोक और उनकी नमाज जनाजा वाले दिन 1 दिन की सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। उनके निधन की खबर से पूरे बांग्लादेश में शोक दिखाई दे रहा है। एक दिन पहले ही उन्होंने बांग्लादेश के संसदीय चुनाव के लिए बोगरा 7 सीट के लिए नॉमिनेशन किया था। खालिदा जिया के नाम बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड भी है। साल 1991 में वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी और उसके बाद भी 2 बार उन्होंने बांग्लादेश सरकार का नेतृत्व किया। दुनिया के इस्लामिक मुल्कों में बेनजीर भुट्टो के बाद खालिदा जिया दूसरी महिला नेता थी जो प्रधानमंत्री बनी। जिया के सियासी सफर की बात करें तो ये काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना ने उन्हें नजरबंद कर दिया था। वो जुलाई से दिसंबर तक पाकिस्तानी सेना की कैद में रही थी। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सरकार के बाद खालिदा जिया को रिहा किया गया। जिया जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी तो उन्हें भारत विरोधी रुख के लिए जाना जाता था। उनके 10 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दोनों ही देशों के बीच टकराव बना रहा है। वैसे खालिदा का जन्म भारत में ही हुआ था। 1945 में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में उनका जन्म हुआ, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो खालिदा जिया का परिवार बांग्लादेश चला गया था। भारत से दूरी के बीच खालिदा जिया के समय पर बांग्लादेश ने चीन के साथ रिश्ते मजबूत किए। 2002 में उनके कार्यकाल में बांग्लादेश ने चीन से टैंक और युद्धपोत जैसे हथियार खरीदे। इस दौरान भारत ने आरोप लगाया कि बीएनपी सरकार पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी संगठनों को पनाह दे रही है। खालिदा जिया ने पहले कुछ ऐसे संगठनों को स्वतंत्रता सेनानी जैसा भी बताया था। वैसे 2012 में जब जिया की पार्टी बीएनपी विपक्ष में थी, उस दौरान जिया ने कहा था कि भविष्य में जब भी बीएनपी की सरकार बनेगी वो भारत से अपने रिश्ते अच्छे बनाकर रखेगी। अब जिया दुनिया में नहीं है। वहीं भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने में जुटी हुई है। जिस जमात इस्लामी ने मुक्ति संग्राम का विरोध किया था उसे सत्ता में लाने की कोशिश यूनुस की तरफ से की जा रही है। पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआईएस ने जमात को सत्ता में लाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। करीब 10 दलों को एकजुट किया है। मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ टकराव को बढ़ाते हुए एक और कदम उठाया है। उन्होंने भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर एम रियाज हामिदुल्लाह को ढाका वापस बुला लिया है। बांग्लादेश ने ऐसा क्यों किया है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। दरअसल उस्मान हादी की जान लेने की घटना के बाद इनकलाब मंच की तरफ से भारत से रिश्ते तोड़ने का दबाव यूनुस पर बनाया जा रहा है। मंच के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि दबाव में यूनुस ने हाई कमिश्नर को वापस बुलाया है। वैसे बांग्लादेश के अखबार प्रोथोम आलो की तरफ से कहा गया है कि दोनों देशों के बीच जो टकराव चल रहा है उस पर चर्चा के लिए हाई कमिश्नर को वापस बुलाया गया है। फिलहाल बांग्लादेश चुनाव पर सभी की नजरें हैं और चुनाव के बीच पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन की खबर ने बीएनपी को जरूर बड़ा झटका दे दिया है। और अब बात करेंगे रूस और यूक्रेन जंग की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे थे। रूस के हमले रुकवाने के लिए ट्रंप के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, सुरक्षा गारंटी मांग रहे थे। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की बात सुनी, नरम रुख दिखाया तो ज़ेलेंस्की ने सीधे पुतिन को ही निशाने पर ले लिया। 28 और 29 दिसंबर की रात जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नोवगोरोद में अपने वालदाई आवास में सो रहे थे, उस वक्त यूक्रेन ने 91 ड्रोन से हमला किया। ड्रोन में विस्फोटक लगे हुए थे। ज़ेलेंस्की ने साजिश रची थी कि पुतिन की नींद में ही जान ले ली जाए। अभी क्रिसमस पर भी ज़ेलेंस्की ने दुआ की थी कि पुतिन जल्द ही स्वर्ग चले जाएं और अब इसके इंतजाम भी कर रहे हैं। लेकिन रूस के डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के ड्रोन हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। सभी ड्रोनों को मार गिराया। यूक्रेन का प्लान फेल हो गया। लेकिन इस अटैक से पुतिन गुस्से से लाल हैं। वो प्रतिशोध की आग में चल रहे हैं। रूस ने ऐलान कर दिया है कि 4 साल से जो जंग चल रही थी उसमें रूस कुछ नियमों का पालन कर रहा था, लेकिन अब लगता है कि जंग के नियम बदलने का समय आ गया है। पुतिन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है, जमकर सुनाया, साफ कर दिया कि ज़ेलेंस्की को अब इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अटैक पर नाराजगी जताई है। ट्रंप ने बताया, पुतिन गुस्से से लाल है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और ये एक बहुत नाजुक समय है। भगवान का शुक्र है कि मैंने ज़ेलेंस्की को टॉमहॉक मिसाइलें नहीं दी। ये हमला करने का सही वक्त नहीं है। एक तरफ बात आक्रामक रुख अपनाने की हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ किसी के घर पर हमला करना बिल्कुल अलग बात है और फिलहाल ऐसा करना गलत है। मैं ये नहीं कह सकता कि हमले की बात सही है, ये भी गलत हो सकती है। अगर हमला सही में हुआ है तो ये बहुत गलत हुआ है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर यूक्रेन ने हमला किया तो नतीजे भयानक होंगे। इससे जंग रुकने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी और रूस ने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं कि नतीजे भयानक होने वाले हैं। रूसी सेना अब कीव के सरकारी भवनों और महत्वपूर्ण ठिकानों पर बड़े मिसाइल अटैक की तैयारी कर रही है। ज़ेलेंस्की के बंकर को भी निशाना बनाया जा सकता है। पुतिन ने सेना को आदेश दे दिया है कि जवाबी कार्रवाई करे। अब यूक्रेन को रूस का गुस्सा झेलना ही होगा। सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की बच पाएंगे। हालांकि ज़ेलेंस्की के बंकर के बारे में कहा जाता है कि बेहद गुप्त ठिकाना है, सुरक्षित भी है, लेकिन रूसी जासूसों के बारे में कौन नहीं जानता। ये तय माना जा रहा है कि अब रूस के हमले और तेज होंगे। ट्रंप के तल्ख तेवर और रूस के आक्रामक रुख को देखकर ज़ेलेंस्की घबराए हुए हैं। सफाई दे रहे हैं कि यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति के आवास पर हमला नहीं किया है। पुतिन झूठ बोल रहे हैं। ये सब रूस का प्रोपेगेंडा है। रूस की पर हमले के लिए बहाने तलाश रहा है। इन सब के बीच राहत की खबर बस इतनी है कि रूस ने यह भी कह दिया है कि अमेरिका के साथ उसकी जो बातचीत चल रही है वो चलती रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अमेरिका की ईरान को धमकी की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू लंबे वक्त से कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ एक और जंग शुरू की जाए। इसके लिए अमेरिका को भी साथ लेने की तैयारी है। नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं। फ्लोरिडा के मारे लागो में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। ईरान के खतरे को लेकर बात की है। नेतन्याहू ईरान से डरे हुए हैं। 6-8 महीने में जिस तरह से ईरान ने अपनी ताकत बढ़ाई है उससे इजराइल के पसीने छूटे हुए हैं। खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू ने ईरान पर हमले की अमेरिका से परमिशन मांगी है, साथ भी मांगा है और ट्रंप ने इसे लेकर हरी झंडी दे दी है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान के मिसाइल ठिकानों पर इजराइल हमला करता है तो अमेरिका इसका समर्थन करेगा। ट्रंप ने ईरान को भी धमकी दी है। कहा है, अब मुझे सुनने में आ रहा है कि ईरान फिर से ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हमें उन्हें नीचे गिराना होगा। हम उन्हें नीचे गिरा देंगे। हम उनकी बुरी तरह से पिटाई करेंगे, पर उम्मीद है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को लेकर भी तीखा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ईरान शायद गलत व्यवहार कर रहा है। उनके न्यूक्लियर और मिसाइल कार्यक्रम की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर इसकी पुष्टि होती है तो देखिए वो अंजाम जानते हैं। नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पिछली बार से भी तगड़ा हमला हो। ईरान ने पिछली बार डील कर ली थी और हमने उसे मौका भी दिया था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। ट्रंप ने ईरान पर हमले का सिग्नल दे दिया है तो दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कह दिया है कि उसे ना तो धमकाया जा सकता है और ना ही डराया। अगर अमेरिका और इजराइल को जंग चाहिए तो ईरान इसके लिए तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की टॉप पॉलिटिकल एडवाइजर अली शमखानी ने एक्स पर पोस्ट किया, ईरान की मिसाइल क्षमता और डिफेंस को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरान की डिफेंस डॉक्ट्रिन में जवाब पहले से तय होते हैं और ये परमिशन पर आधारित नहीं है। किसी भी हमले का तुरंत कड़ा जवाब दिया जाएगा जो प्लानर्स की सोच से भी परे होगा। हम अपने मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी डिफेंस की कोर है।
दरअसल नेतन्याहू को सबसे ज्यादा चिंता इस वक्त ईरान की मिसाइलों को लेकर ही दिखाई दे रही है, क्योंकि ईरान ने अपनी मिसाइलों की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ा ली है। जितनी मिसाइलें उसने जून में चली 12 दिन की जंग में खर्च की थी, उससे ज्यादा मिसाइलें उसने फिर से बना ली हैं। हाल ही में उसने इनका प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद से ही नेतन्याहू चिंता में दिखाई दे रही हैं। और अब जिस तरह से ट्रंप का बयान सामने आया है, उसके बाद ईरान और इजराइल के बीच एक और युद्ध का रास्ता खुल गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की। ईरान और इजराइल में तनाव के बीच अब सऊदी अरब और यूएई के बीच भी तनाव बढ़ गया है। अरब वर्ल्ड के ये दोनों ताकतवर देश आमने सामने आ गए हैं और जंग का मैदान बना है यमन। सऊदी अरब ने यमन के बंदरगाह शहर मुकाला पर हवाई हमला किया है। सऊदी का दावा है कि उसने संयुक्त अरब अमीरात समर्थित अलगाववादी संगठन एसटीसी के हथियारों को निशाना बनाया है। एसटीसी को यह हथियार यूएई की तरफ से दिए गए थे। सऊदी सरकार ने इस हमले के बाद यूएई को धमकी भी दी है। उसे 24 घंटे का वक्त देते हुए कहा है कि यूएई यमन से अपनी सेना को हटा ले, नहीं तो सऊदी अरब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे को खत्म करने से नहीं हिचकेगा। ये धमकी सीधे सीधे यूएई पर हमले के लिए मानी जा रही है। सऊदी अरब की इस धमकी के बाद रियाद और अबू धाबी के रिश्तों में और ज्यादा तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी ने इस हमले पर सेना के हवाले से एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ये कार्रवाई तब की गई जब फुजैरा से जहाज मुकाला पहुंचे। इन जहाज पर भारी मात्रा में हथियार लदे हुए थे, जिससे सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा पैदा हो गया था। इस खतरे को देखते हुए एक सीमित सैन्य अभियान चलाया और अल मुकाला बंदरगाह पर 2 पोत से उतारे गए हथियारों तथा लड़ाकू वाहनों को निशाना बनाया। यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के खिलाफ 1 दशक से जारी युद्ध में दोनों देश अलग अलग पक्षों का समर्थन करते रहे हैं। यूएई समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, जबकि सऊदी अरब नेशनल शील्ड फोर्सेस का समर्थन करता है, जिसका नेतृत्व प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल यानी पीएलसी कर रही है। सऊदी अरब ने जिस मुकाला बंदरगाह शहर पर हवाई हमला किया, वो यमन के हद्रामौत इलाके में पड़ता है, जिस पर हाल ही में एसटीसी ने कब्जा किया है। अब सऊदी अरब ने यूएई के समर्थित गुट को चेतावनी दी है कि वो आगे ना बढ़े, साथ ही इस हद्रामौत और महरा इलाके को खाली कर दे। इससे पहले एसटीसी ने सऊदी समर्थित नेशनल शील्ड फोर्सेस को इन इलाकों में मार भगाया था। एसटीसी के लड़ाकू यूएई की सैन्य मदद से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अगर बात सऊदी अरब से यूएई के बीच के आपसी संबंधों की करें तो ये हाल ही के दिनों में बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन यमन को लेकर दोनों के बीच तनाव देखा जा रहा है और ये तनाव जंग की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। वैसे इस मामले में अभी तक यूएई की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे जानवरों के सिक्स्थ सेंस की, जो आज के साइंस और टेक्नोलॉजी को भी टक्कर दे दे। आज के दौर में हम अपने स्मार्टफोन्स और हाईटेक गैजेट्स पर इतने निर्भर हो गए हैं कि हमें लगता है कि हम सबसे एडवांस हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान आग जलाना भी नहीं जानता था, तब से जानवरों के पास ऐसा सिक्स्थ सेंस है जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को टक्कर दे दे। जी हाँ, क्योंकि लाखों वर्षों के विकास क्रम ने जानवरों में ऐसे सेंस को डेवलप कर दिया है जो कि वाकई में हैरान करने वाला है। आइए ऐसे ही कुछ कमाल के जानवरों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शार्क की। इनके पास एक खास सेंस होता है। ये पानी में किसी भी जीव की हार्ट बीट और मसल से निकलने वाले बारीक सिग्नल्स को पकड़ लेती है, यानी समुद्र की गहराइयों में छिपा शिकार इनसे चाहकर भी नहीं बच सकता। वहीं अगले नंबर पर है पिजन्स यानी कबूतर। जैसे हम इंसानों को रास्ता ढूंढने के लिए गूगल मैप्स और जीपीएस चाहिए, वैसे ही कबूतर धरती के मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करते हैं। कमाल की बात तो यह है कि वो हजारों मील दूर से भी अपने घर का सटीक रास्ता बिना किसी नक्शे के खोज सकते हैं, इसलिए ये कभी भटकते नहीं हैं। तीसरे नंबर पर हैं डॉग्स और स्नेक्स। कुछ सांपों के पास इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं जो घने अंधेरे में भी शिकार की बॉडी हीट को देख लेते हैं और इसलिए उनके लिए अंधेरे में शिकार करना भी मुश्किल नहीं होता। वहीं कुत्तों की नाक इतनी तेज होती है कि वो गंध से भी काफी चीजों का अंदाजा लगा लेते हैं, यानी वो सूंघ कर बता सकते हैं कि किसी जगह से पहले भी कोई गुजरा था। चौथे नंबर पर आते हैं चमगादड़ और हाथी, जो एक ही कैटेगरी में है। दोनों के पास एक जैसी खूबियां हैं। चमगादड़ इकोलोकेशन के जरिए आवाज से ही 3D मैप जैसा सेंस बना लेता है। वहीं हाथी मीलों दूर से जमीन में होने वाले कंपन को महसूस कर लेते हैं। वो इसके जरिए बात भी करते हैं। वहीं आखिर में एक और जीव की बात करें तो पानी में मिलने वाली मैंटिस श्रिम्प ऐसी पोलराइज्ड लाइट देख सकती है जो इंसानी आंखों के लिए पूरी तरह इनविजिबल है। यानी कुल मिलाकर सच तो यही है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए हम पिछले 300-400 सालों में जिस मुकाम पर पहुंच पाए हैं, वो काम नेचर हमेशा से करता आ रहा है। यानी हम कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन प्रकृति हमेशा हमें चौंकाती रहेगी। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।